हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आपके लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया का 11th 11th साइंस साइड का जो क्या हुआ था आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 2020 में। उसमें आपका क्या था, उसके हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अब आपको पता होगा इंग्लिश सेक्शन में आपकी याद है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होती है और आपकी याद है भी इंग्लिश आते हैं। तो हमने एक सीरीज चलाई हुई है, हमें सभी क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इंग्लिश सेक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको पता है आपकी इंग्लिश की कितने 25 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है। सबसे ज्यादा नंबर ये आपकी आती है 11th एग्जाम में आपकी इंग्लिश आती है। बाकी आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री 15-15 नंबर की आती है और बाकी आपकी सोशल साइंस 20 नंबर की आती है। तो हम क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं आपके जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो क्लास 11th का साइंस साइड वालों का 2020 में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें आपके हम क्या करना इंग्लिश सेक्शन की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलते हैं, अभी देखते हैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, इसने बोला है द सेंटेंस व्हाट अ नाइस डे, यानी क्या कह रहे हैं आप, ये सेंटेंस पूछा व्हाट अ नाइस, यानी व्हाट अ नाइस डे कितना अच्छा दिन है। तो आपको बताना है कि ये किस साइड होगा, यानी क्वेश्चन मार्क आएगा, फुल स्टॉप आएगा, कॉमा आएगा, एक्सेलेमेटरी साइन आएगा। तो अब आपको पता है इसमें कौन सा आएगा, डी वाला ऑप्शन आ जाएगा एक्सेलेमेटरी साइन। ये आपको पता है एक्सेलेमेटरी का मार्क होता है आपको ये वाला। और एक्सेलेमेटरी मार्क हम लगाते हैं जब आपको क्या कर रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो अपनी फीलिंग को बताते हो, फीलिंग को बताते हो। तो अब आप व्हाट अ नाइस डे कितना अच्छा दिन है। तो अब आप व्हाट अ नाइस डे का मतलब क्या है, आप अपनी फीलिंग तो बता रहे हो व्हाट अ नाइस डे, तो यानी क्या चीज आएगा आपका एक्सेलेमेटरी मार्क आएगा भाई। आगे देखते हैं, इसने बोला है सबमिट द असाइनमेंट दिस इवनिंग व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज। अब आपको बोला है व्हाट, ये वाला आपको वो दिया सेंटेंस कि सबमिट द असाइनमेंट दिस इवनिंग, यानी आपको असाइनमेंट कब को सबमिट करना है, इसी इवनिंग तक आपको सबमिट कर देना है। तो अब आपको बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है भाई। ठीक है, इंपेरेटिव क्या होता है भाई आपका, ठीक है इंपेरेटिव होता है जिसमें आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, रिक्वेस्ट करते हो या ऑर्डर देते हो या आप एडवाइस देते हो। ठीक है, जिसमें भी आपको ये तीनों चीजें आ रही है वो आपके इंपेरेटिव आएंगे। असर्टिव होते हैं जो आपके सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपकी सब्जेक्ट होता है, सॉरी आपका मेन वर्ब आती है। ये आपका स्ट्रक्चर असर्टिव। इंटरोगेटिव होता है जिसमें आप क्या पूछते हो, क्वेश्चन पूछते हो, जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हो। और एक्सेलेमेटिव तो है जिसमें आप क्या बताते हो, अपनी फीलिंग बताते हो। और वैसे भी आप इसे कैसे पहचान लेते हैं, एक्सेलेमेटिव साइन से पहचान लेते हो। ठीक है, तो अब आप मुझे पढ़ के बताइए इसमें आपका क्या रहा है भाई, फीलिंग तो नहीं है भाई, सबमिट द असाइनमेंट दिस इवनिंग, यानी आप अपना असाइनमेंट इवनिंग तक क्या सबमिट कर देना। तो अब आपको तो आप फीलिंग नहीं बता रहे भाई, आपके आप क्या दे भाई, फीलिंग किस कह रहे हो, हैप्पी की फीलिंग नहीं आ रही, आपकी सैड फीलिंग नहीं आ रही है भाई, तो अल्लाह सो की फीलिंग नहीं है, तो आपको ये नहीं आएगा। अब आपको पता है भाई सबमिट द असाइनमेंट, यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर नहीं हो रहा है। अब ये वाला स्ट्रक्चर करना पड़ता है, हम ये बोल रहे हैं शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। क्या बोला है कि वह क्या है आपकी ओनेस्ट यानी ईमानदार लड़की है। तो अब आप देखिए सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपकी ऑब्जेक्ट आया। तो उसी तरीके से ये आपका एडजेक्टिव फिर आपका नाउन है। तो अब आपने देखा ये आया हुआ है सब्जेक्ट है फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यानी ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका असर्टिव हो जाएगा। तो असर्टिव भी नहीं है तो आपका ये आ जाएगा। इंटरगेटिव में आप क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे हो, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, जैसे क्वेश्चन में आ जाएगा हु आर यू। अब देखो आप हु आर यू यानी कौन हो तुम, तो क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं जब वेयर आर यू गोइंग, यानी तुम कहाँ जा रहे हो, ये भी क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके इंटरोगेटिव में आते हैं। तो अब आपका एक ही बचा, ये वाला वही इंपेरेटिव आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर इसे ऑर्डर मान सकते हो या आप एडवाइस मान सकते हो। कैसे भी, अपना असाइनमेंट इवनिंग तक सबमिट कर देना। तो आप यहाँ पर एडवाइस दे रहे हो या ऑर्डर दे रहे हो, तो यानी मेरे हिसाब से ऑर्डर ही आ रहा है कि अपना वो असाइनमेंट कब तक सबमिट कर देना, इवनिंग तक सबमिट कर देना। ऑर्डर आ रहा है तो इसलिए क्या जाएगा, इंपेरेटिव हो जाएगा। बाकी एग्जांपल मैंने आपको बाकी ऑप्शन इसीलिए सोल्व करके बताया, ये नहीं कि आपको इंपेरेटिव पूछ जाएगा, हो सकता है भाई असर्टिव आ जाए, असर्टिव पूछ ले। तो इसलिए मैंने सारा बता दिए कि असर्टिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है। आगे देखते हैं, इसने बोला है मे आई लीव अ मैसेज विद यू। अब आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस है। अब देखो आपको ये सेंटेंस लगा हुआ है, ठीक है, मे आई लीव अ मैसेज, मैं तुम्हारे लिए मैसेज छोड़ दूं, इसका भी नहीं आ रहा है क्या, मैं तुम्हारे लिए मैसेज छोड़ दूं, मे आई लीव अ मैसेज विद यू। अब आप इंटरोगेटिव यहाँ पर क्वेश्चन को क्या बोलते, एक्सक्लेमेटरी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या रहा, एक्सक्लेमेटरी नहीं आएगा भी, इंपेरेटिव भी नहीं आएगा क्योंकि अब यहाँ पर ऑर्डर नहीं दे रहे। तो अब आपको कौन सा जाएगा, ए वाला ऑप्शन जाएगा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव में आप क्या कर रहे हो,
आपका आ जाएगा इंटरोगेटिव यानी मे आई लीव मैसेज विद यू, क्या मैं तुम्हारे लिए मैसेज छोड़ दूं। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। इसने बोला है सी राइट्स अ लेटर चेंज द सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव में बनाना है भाई। इंटरोगेटिव का मतलब ये है जो आपकी इससे स्टार्टिंग होती है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी का बनाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट सेंटेंस है, क्या बनाओगे भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे। पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डू आती है भाई, ये आपकी डज आती है इंटरोगेटिव में। डू कब आती है, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है, सॉरी, जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है। और डज कब आती है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट में क्या करते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस को हम ऐड करते हैं, तो इसलिए आपने डू में ई एस को भी ऐड करा है, तो बस आपका आ जाएगा। अब सी राइट्स अ लेटर, अब सी राइट्स अ लेटर यानी ये आपको सेंटेंस दिया हुआ है सी राइट्स अ लेटर, अब आपको इसके इंटरोगेटिव में चेंज करना है, यानी प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि आपको पता लगा भाई वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। आप प्रेजेंट को इसमें चेंज इंटरोगेटिव में चेंज करोगे तो आप पहले क्या आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपकी सब्जेक्ट आती है। स्ट्रक्चर जो होता है पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी मेन वर्ब आती है। तो अब आपको बता भी ना डिड आएगा और ना ही आपका हैज आएगा, क्योंकि मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर बता दिया है कि प्रेजेंट को इंटरोगेटिव में क्या आता है और कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। तो अब आप मुझे बताइए, अब आपका सब्जेक्ट क्या है भाई, सी है, तो इसलिए आपका क्या आएगा भाई, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा भाई, डज आएगा। ठीक है, आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस जब आपने डज में लगा दिया तो हम इसमें क्या है वर्ब में एस ई एस को हम ऐड नहीं करते, तो इसलिए आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने बताया कि प्रेजेंट सेंटेंस को आपको किस में चेंज, इंटरोगेटिव में चेंज करना है, तो हेल्पिंग वर्ड जो आती है डू या डज आती है। डू कब आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा, डज कब आएगा, जब सिंगुलर होगा। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो डज आएगा, तो ये दोनों आपके वैसे एलिमिनेट हो गए। अब ये दोनों बचा, जब आपको पता है आपने ईएस जो लगा लिया है, किस में लगा लिया भाई, डू की, डू में ईएस को ऐड कर दिया है, तो हम वर्ब की किस में भाई, वर्ब में एस या एस को हम ऐड दोबारा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्या कर दिया भाई, डू वर्ब में एस या एस को ऐड कर दिया, तो दोबारा हम एस या एस को ऐड नहीं करेंगे। तो आपने जब डज में ईएस को ऐड कर दिया तो आप राइट में क्या करेंगे, हम एस को ऐड नहीं करेंगे, तो इसलिए ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसने बोला है इट इज अ वेरी लवली रोज, असर्टिव में चेंज करना है। ठीक है, यानी कितना प्यारा आपका क्या है भाई रोज है, तो वाटा, अब असर्टिव में चेंज करना है। असर्टिव का मतलब ये दोनों तो नहीं आएंगे, ये दोनों क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि आपका ये वाला सेंटेंस किस में जा रहा है, एक्सक्लेमेटरी में जा रहा है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी आपको साइन दिया हुआ है। ठीक है, अब आपका एक ही बचा, ये भी नहीं है क्योंकि ये भी एक्सक्लेमेटरी में जा रहा है, तो आपका एक ही ऑप्शन बचेगा भाई ए वाला, क्योंकि तीन हुए किस में जा रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन आए हैं, जबकि चेंज किस में करना है, असर्टिव में, तो आपका आ जाएगा वाटर लवली रोज आ जाएगा भाई। आगे देखते हैं, चूज द राइट आंसर बेस्ड ऑन सेंटेंस, यानी अब आपको बताना है ये सेंटेंस दिया हुआ है, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अब आपको बताना है कि कौन सा आपका सही है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, जेम्स वाट हैज इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, यानी मैंने जो पढ़ा इन्वेंटेड स्टीम इंजन, जेम्स वाट इन्वेंटेड स्टीम इंजन, जेम्स वाट वाज इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, यानी ये जो मैंने चार ऑप्शन पढ़े और मुझे पता लगा ये चार ऑप्शन पढ़ के कि इसमें जो बताया गया है कि जेम्स ने क्या करा है भाई, आपके इंजन को इन्वेंट किया है। और मैंने आपको बताया था जब कभी भी पास्ट में एक काम होता है तो वो किससे बनता है भाई, पास्ट इंडेफिनिट बनता है, और पास्ट इंडेफिनिट क्या कहता है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है अभी। क्या पता है, अब इसमें एक काम हुआ है, क्या काम हुआ कि जेम्स ने क्या इन्वेंट करा है भाई, इंजन को इन्वेंट कर लिया है। अब इन्वेंट करने का काम जो है वो हो चुका है, और पास्ट में कितना काम हुआ है भाई, एक काम हुआ है। क्या बताया मैंने, दोबारा सुनेंगे, मैंने बताया कि पास्ट में अगर कभी भी एक काम होता है तो वो आपका कैसे बनता है, पास्ट इंडेफिनिट बनता है। तो मैंने चारों ऑप्शन पढ़े, इसमें मुझे पता लगा कि जेम्स वॉट ने क्या करा है, इन्वेंट करा है इंजन, यानी पास्ट में एक काम हुआ इंजन इन्वेंट करने का, यानी वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट क्या था, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, हैज नहीं जाएगा, प्रेजेंट में हैड नहीं जाएगा, आपने व्हाट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि आपको किस में जाना है, अभी पास्ट में जा रहा है, लेकिन आपको पता है पास्ट में क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो जेम्स वाट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, ये आपका पैसिव है, जबकि इन्वेंट करने का काम किया जेम के द्वारा हुआ है तो एक्टिव में होगा, तो इसलिए एक्टिव में आपका क्या जाएगा, इन्वेंटेड जाएगा, ना कि वाज इन्वेंटेड। क्लियर है, ये पास्ट में एक काम होगा तो आपका पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, और पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। आगे देखिए, अब इसमें करेक्ट बोला है, अब ये यानी इनमें से कौन सा करेक्ट है।
अब ट्रेन हैज लेफ्ट आवर अगो, ट्रेन लेफ्ट आवर अगो, ट्रेन लीव्स आवर अगो, ट्रेन विल लीव आवर अगो। ठीक है, यानी मुझे पता लगा है कि ट्रेन जो है आपकी 1 घंटे पहले चली गई। मैंने 4 ऑप्शन पढ़े, आपको बताने की करेक्ट कौन सा है अभी। ये बताया हुआ है कि ट्रेन जो है आपकी चली गई, कब गई? 1 घंटे पहले। तो अब मैंने बताया पास्ट में कितना काम हुआ? एक काम हुआ है। कैसे पता लगा? एन आर को, यानी 1 घंटे पहले। तो 1 घंटे पहले हुआ हो या 1 मिनट पहले हुआ हो, काम तो पास्ट में ही है अभी, इसलिए अब आपका आ जाएगा पास्ट में एक काम हुआ है। क्या काम हुआ है? ट्रेन के जाने का। जब पास्ट में एक काम हुआ है तो सेंटेंस किससे बनता है भाई? पास्ट इंडेफिनिट बनता है। और पास्ट इंडेफिनिट बनने के लिए क्या होता है? आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा आपका पीछे वाला था ऐसे ही आपका सेम ये वाला क्वेश्चन। भाई आपको जगह हैज नहीं जाएगा भाई, प्रेजेंट में नहीं जाएगा, आप फ्यूचर में नहीं जाएगा, और लीव सारा प्रेजेंट में नहीं जाएगा, सिर्फ आपका बी वाला ऑप्शन में जाएगा। क्योंकि आपको पता है लेफ्ट जो आई है वो क्या है? लीव की सेकंड फॉर्म है, लीव की सेकंड फॉर्म है। तो लीव की सेकंड फॉर्म किस मिल गया? पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए भी है क्योंकि पास्ट में एक काम हुआ है, क्या? ट्रेन जाने का। तो जब पास्ट में एक काम होता है तो वो किससे बनता है? पास्ट इंडेफिनिट बनता है। आगे देखिए, इसने बोला है मेधा हैज बीन अ टीचर इन दिस स्कूल फॉर द पास्ट 5 years, एन एग्जांपल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस। यानी ये आपको बोला है कि मेघा जो है इस स्कूल में क्या है? टीचर है पिछले 5 साल से। तो ये जो आपको सेंटेंस बोला है ये किसका किसका एग्जांपल है? तो मैंने आपको बताया था कभी भी अगर आपको हैज दिख जाए तो वो सेंटेंस हमेशा परफेक्ट होगा। ठीक है, मैंने बताया रटने वाली बात क्या होती है कि अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें आईएनजी फॉर्म आएगी। आपको नहीं पता कि कौन सा आया। मैंने दो चीजें आपको बताई थी रखने की, कि अगर कोई सेंटेंस में हैज हैव आ जाएगा वो उसमें हमेशा वो परफेक्ट होगा। ये नहीं पता प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। आप प्रेजेंट में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट में भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैड क्या है? हैव की थर्ड फॉर्म है, तो उसमें भी परफेक्ट में भी आपकी हैड आती है। फ्यूचर परफेक्ट में जाओगे तो विल हैव शैल हैव आता आता आपका हैव ही है। तो मैंने बताया हैज हैव किस में आएगा? आपका परफेक्ट में आएगा। तो अब आप देखो भाई, मुझे पता लगा आपका क्या है भाई, तीनों परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, ये भी, ये भी। आपका सिर्फ ये परफेक्ट नहीं है, तो ये ऐसे एलिमिनेट कर दे। मैं आपको ऑप्शन ऐसे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप क्या करोगे भाई, ताकि आप कंफ्यूजन हो कि मुझे नहीं पता कौन सा, आप उस ऐसे पहचान सको। अब आपने देखा भाई पास्ट, अब हैज बीन किस में आता है? आपका पास्ट में नहीं आता, पास्ट में हेड आता है। अब दोनों प्रेजेंट बचा। अब आप देखो इसमें कॉन्टिन्यूस आया है, तो कॉन्टिन्यूस होने के लिए आईएनजी फॉर्म जरूर आनी चाहिए। जैसे अब आपका जाएगा सी इज सी टेकिंग अ ट्रेन। सी इज टेकिंग अ ट्रेन, यानी वह चाय पी रही है। तो अब आपने देखा काम क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है? उसका काम जो है चाय पीने का हो रहा है, यानी काम जब चल रहा होता है तो कॉन्टिन्यूस में आता है। और कॉन्टिन्यूस में जाने के लिए आपको देखो वर्ब की आई है, आईएनजी फॉर्म आई है। तो मैंने बताया अगर कोई भी सेंटेंस आपका कॉन्टिन्यूस होगा तो उसमें आईएनजी फॉर्म जरूर आएगी। तो अब आप देखो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस का भी है कि कॉन्टिन्यूस है तो उसमें आईएनजी फॉर्म देखो पहले, क्लियर तो ये है। मैंने बताया हैज अ परफेक्ट में आता है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपका, ये वाला एलिमिनेट हो जाए। फिर आपका हैज प्रेजेंट में आता है तो आपका ये नहीं जाएगा। अगर विल है हो तो सेल है होता तो फ्यूचर आ जाता, पास्ट में जाएगा। अब आपके दो प्रेजेंट बचा। मुझे तो लगा हैज बीन अ टीचर इन द स्कूल फॉर पास्ट ये लिखा। अब इसमें आप देखो ये क्या ये भैया हेल्पिंग वर्ब आई है या मेन वर्ब आई है बीन। तो अब आप देखो इसमें कहीं भी आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो इसलिए आपको एक कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा। तो आपका एक बचा प्रेजेंट परफेक्ट है। और आपको पता प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था? हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आप देखो हैज आया, फिर बी की भी क्या है? थर्ड फॉर्म आपकी आई है अभी। क्लियर में? आगे चलते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ बता सकता है। हम उसे नेक्स्ट वीडियो में क्या करें उसका डाउट कंसीडर करके हमें एक्सप्लेन कर देंगे भाई। वैसे मैं इस तरीके से आपको क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको एरर और डाउट बनेगा ही नहीं। फिर आगे देखो आपको प्रिपरेशन बतानी है क्या कि कौन सी आएगी। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम लास्ट मंथ। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, यानी मैं इस एग्जाम की प्रिपेयरिंग कब कर रहा हूँ भाई? लास्ट मंथ से कर रहा हूँ मैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोर कब आता है भाई। फोर जो आता है आपका इंडेफिनिट टाइम के साथ आता है भाई। कब आता है भाई आपका? फोर जो आता है वो इंडेफिनिट टाइम के साथ आता है। इंडेफिनिट टाइम कैसे हो गया? जैसा मैं आएगा भाई 4 2 आवर्स। ठीक है, 4 मंथ, 4 आवर। और आपका सिंस जो आता है
सिंस जो आता है वो डेफिनेट टाइम के साथ आता है। डेफिनेट टाइम क्या रहता है? सिंस 2009 या सिंस मंडे। अब आपने देखा, मैंने बताया सिंस कब आता है डेफिनेट टाइम के साथ, और फोर कब आता है इंडेफिनेट टाइम के साथ। इंडेफिनेट टाइम क्या होता है? 4 टू आवर। यानी आप पढ़ रहे हो, मैं कह रहा हूँ मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, अब आप मुझे बताइए कौन से 2 घंटे से पढ़ रहे हो। अगर मैं ऐसे कह दूं कि पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तब आपका वहाँ पर फोर नहीं आएगा, तब वहां पर सिंस आएगा, क्योंकि अब आपका जो 2 आवर्स है वो डेफिनेट होगा। क्यों हो गया भाई? मैंने कहा पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो अगर आप 5 बजे से पूछ रहे हो तो इसका मतलब पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, यानी 3 बजे से पढ़ रहा है, डेफिनेट टाइम हो गया। अब आपके 4 आवर्स यानी 1 महीने से। अब कौन सा 1 महीना है भाई? आप क्या मैं 1 महीने से वहां नहीं गया? भाई कौन सा 1 महीने कह रहे हो आप? प्रेजेंट से कह रहे हो, यानी पिछले 1 महीने से मैं वहां नहीं गया, तो पिछले 1 महीने से कहने से क्या होगा? मंथ आपका डेफिनेट हो गया। तो यानी अब आपका 2 आवर्स आपको ये नहीं बता रहा कि कौन से 2 घंटे, तो टाइम इंडेफिनेट इसलिए आपका 4 आया। 4 आवर यानी 1 महीने से। अब आपको कौन से महीने की बात कर रहे हो? ये कोई डेफिनेट नहीं है भाई, जून जुलाई जनवरी फरवरी कौन सा महीना है, तो इसलिए आपका 4 आया, क्योंकि दोनों ही टाइम इंडेफिनेट है तो 4 आएगा। आगे देखिए, सिंस डेफिनेट टाइम से होता है, सिंस 2009। यानी मैं क्या कर रहा हूँ भाई? मैं इस एग्जाम की तैयारी 2009 से कर रहा हूँ। अब आपको बताइए, मैं 2009 से कर रहा हूँ, तो 2009 क्या होगा भाई? एक ही साल है। एक ही साल, अगर मैं 2009 की बात कर रहा हूँ तो आप उस साल में चले जाओगे, आपको पता लग जाएगा कि हाँ 2009 एक साल है, तो 2009 आपका डेफिनेट टाइम है, तो इसलिए आपका सिंस आएगा। अब सिंस मंडे, यानी आपको फीवर कब से हो रहा है? मुझे फीवर मंडे से हो रहा है, तो अब आप बताइए, आप मंडे क्या है? डेफिनेट टाइम है, क्योंकि मंडे में क्या है? हफ्ते में एक बार आता है मंडे, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? टाइम डेफिनेट है मंडे, तो मंडे टाइम डेफिनेट है, तो इसलिए आपका सिंस आएगा। ऐसे आप देखो लास्ट मंथ, यानी ये एग्जाम की प्रिपेयर कर रहा है, कब से कर रहा है? लास्ट मंथ से कर रहा है अभी, लास्ट मंथ से। तो पहली क्लियर तो बात ये, आपका ना तो टिल आएगा ना ही आपका बिफोर आएगा, आपका 4 ही सिंस आएगा। अब आपका 4 कब आएगा भाई? कुछ बच्चों को लगा कि लास्ट मंथ, डेफिनेट तो नहीं आ रहा कि कौन से महीने की बात कर रहे हैं, टाइम इंडेफिनेट तो 4 लगा देंगे। लेकिन जो इसमें एक बात ऐड हुई है लास्ट, इस लास्ट की वजह से क्या होगा? टाइम आपका डेफिनेट हो गया भाई। लास्ट की वजह से क्या हो रहा है? टाइम जो है आपका डेफिनेट हो गया भाई। टाइम डेफिनेट कैसे हो गया? अगर मैं जनवरी से बात कर रहे हो, जनवरी से बात कर रहे हो आप, आपने क्या कहा कि पिछले महीने में क्या गया था भाई? पिछले महीने में आपका घूमने गया था, वेकेशन पर गया था, तो जनवरी से बाद पिछले महीने क्या होता है भाई? दिसंबर होता है, तो सिर्फ डेफिनेट है। अब आपका एग्जाम कब होगा भाई? आपने कहा हम अप्रैल में हमारा एग्जाम है, या अगर आप बात की, अगर मार्च चल रहा है, मार्च में आप कुछ बात करें, तो आपने कहा आपका एग्जाम अगले महीने है, तो अगले महीने का मतलब है मार्च से अगले महीने ही कौन सा आता है भाई? आपका अप्रैल आता है, यानी अप्रैल में आपका एग्जाम है। तो इस लास्ट मंथ की वजह से आपका टाइम जो हो रहा है, मंथ जो हो रहा है वो डेफिनेट हो रहा है, तो इसलिए आपका क्या आएगा भाई? सिंस आएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, कुछ बच्चे लोग हैं कि मंथ कौन, हमें नहीं पता कौन से मंथ की बात कर रहा है, तो वो 4 लगा देंगे। लेकिन इस लास्ट की वजह से टाइम आपका डेफिनेट हो रहा है, और डेफिनेट टाइम के साथ आपका सिंस आता है। लास्ट मंथ, यानी आप दिसंबर में पूछ रहे हो कि लास्ट मंथ की बात कर रहे हो, तो आपका नवंबर जाएगा। ठीक है, तो इस लास्ट मंथ की वजह से ही आपका टाइम जो है डेफिनेट हो रहा है। आगे देखिए, इसने बोला है कंप्लीट द सेंटेंस, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर अराइव, बिफोर आई हैव अराइव्ड, बिफोर आई अराइव्ड, बिफोर आई अराइव्ड। यानी सेंटेंस बोल रहा है कि ट्रेन आपकी जो है अभी जा चुकी थी मेरे आने से पहले। मैंने 4 ऑप्शन पढ़े, इसका मैंने पूरा सेंटेंस निकाल लिया कि मेरे आने से पहले ट्रेन जो है आपकी जा चुकी थी। आपको ये पता होना चाहिए भाई, ठीक, कि अगर पास में दो काम हो गए, पास में दो काम हो, पास में दो काम हो, ठीक है, जो सा काम पहले होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट में जाता है, पास्ट परफेक्ट में। और जो सा काम आपका बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट का मतलब हेड आता है अभी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो अब आपने देखा मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो पहले क्या काम हुआ? ट्रेन जाने का काम हुआ है। आपके आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, यानी पहले क्या काम हुआ? ट्रेन जाने का हुआ है। तो आपने देखा ट्रेन पहले का काम हुआ, पास में दो काम हुए, एक तो ट्रेन गई है और फिर आप आए हो, तो पहले काम ट्रेन जाने का हुआ है, तो कैसे बनेगा? पास परफेक्ट में, और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अब आपने देखा यहाँ पर ट्रेन दिया, हेड दिया और उसके बाद लेफ्ट दिया, लीव की थर्ड फॉर्म, तो लेफ्ट यानी पास परफेक्ट है। यानी ये जो आगे आएगा वो पास इंडेफिनिट में आएगा, और पास इंडेफिनिट में क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है अभी, फ्यूचर नहीं जाएगा आपका। अराइव ये प्रेजेंट जा रहा है, आई एम अराइव ये प्रेजेंट जा रहा है ये भी, तो आपका एक ही ऑप्शन आएगा कि अराइव क्या लिखी आपकी सेकंड फॉर्म लिखी है, तो ये बन जाएगा द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड।
यानी पास्ट में दो काम हुए। तो अब आपने देखा पहला काम ट्रेन जाने का हुआ तो पास्ट परफेक्ट है, बाद में काम आप आए हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर आप देख लेना। आगे देखते हैं, इसने बोला चेंज द सेंटेंस इनटू सिंपल फ्यूचर, यानी सिंपल फ्यूचर में से चेंज करना है। ठीक है, ये वाला जो लिखा अंकिता वाला कि अंकिता हैड बीन राइटिंग अ लेटर। अब आपको पता सिंपल फ्यूचर में जाना है, तो फ्यूचर में तो विल शैल आता भाई, इज नहीं आएगा आपका। ये इज राइटिंग है नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जा रहा है, रोड जा रहा है, राइट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट जा रहा है, और आपकी राइट साइड है प्रेजेंट जा रहा है, तो विल आपको एक में दिख रहा है आपकी ये वाला ऑप्शन। बाकी आपको पता भी नहीं होना चाहिए, आपको ये तो पता होना चाहिए कि फ्यूचर में जाने की विल तो आएगा, विल शैल आता है, तो इसमें से किसी में सिर्फ एक ही में था, तो आपका कहना है भाई ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसने बोला ही वांट्स टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे टुमारो, यानी वह अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट करना चाहता है भाई, कल बर्थडे अपना सेलिब्रेट करना चाहता है। तो आपको ये सेंटेंस बताना है कि कौन सा है। तो अब आप देखिए वांट से लगा हुआ है, वांट्स क्या है भाई, वर्ब है, वर्ब में क्या है एस या एस हम जो ऐड करते हैं, किस में ऐड करते हैं भाई हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है भाई, क्योंकि वांट्स के वर्ब आई है, वर्ब में एस या एस को हम कब ऐड करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो फ्यूचर नहीं जाएगा आपका, आपका पास्ट नहीं जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं जाएगा, और आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे देखते हैं, इसमें चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। जैसा आई लिव इन दिल्ली सिंस 1970। देखो अब आप देखो 1972 क्या डेफिनेट टाइम है, तो अब आपका सिंस है, क्योंकि 1972 क्या एक साल है, डेफिनेट है, तो इसलिए आपका सिंस आएगा। तो 90 सिंस, तो आपका ये सिंस आएगा। जो आपका पिछली वाला डाउट होगा वो आप यहाँ क्लियर हो जाए कि डेफिनेट टाइम से पहले सिंस आता है। यानी हम कह रहे हैं भाई, हम दिल्ली में कब से रह रहे हैं भाई, 1972 से रह रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई काम आपका पास्ट में शुरू हुआ है और वो प्रेजेंट तक भी चल रहा है, तो वो किसे बनता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। क्या बताया मैंने कि कोई काम अगर पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में भी चल रहा है, तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है। आप बताइए, अब आप दिल्ली में कब रह रहे थे भाई, 1972 में आए थे, और रहने का काम जो है वो अभी भी हो रहा है, यानी काम जो शुरू हुआ था रहने का पास्ट में हुआ था, और आप कब रह रहे हो, प्रेजेंट में भी रह रहे हो, यानी काम जो है अभी भी चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में जाने के लिए हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आई एम लिविंग नहीं आएगा, आई एम लिव्ड नहीं आएगा, आपकी लिव नहीं आएगा, आपका बी वाला ऑप्शन आएगा। क्योंकि काम अगर पास्ट में शुरू होता है और आपका पास्ट से स्टार्ट होगा और आपका इसमें प्रेजेंट में भी काम चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अब आपने देखा आई के साथ हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बी वाला ऑप्शन क्या आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसने बोला है अब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। व्हाट इज योर नेम। अब पहले तो बात ये तो होनी चाहिए कि अगर आपको कभी भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या दिया हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया हो, और इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं, अभी मैंने बता दिया अभी सारी चीजें। तो व्हाट इज योर नेम, तो अब आपको पता होगा, तो सेट टू का जो हम करते हैं, सेट टू को क्या करते हैं हम, आस्क्ड करते हैं, तो होता तो टोल्ड भी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या पूछते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो सेट टू को आस्क्ड करते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए था, आपका सेट टू का यहाँ पर टोल्ड नहीं होगा, आपका सेट टू का सेट टू नहीं रहेगा, यानी आस्क्ड होएगा, दो ऑप्शन बचे भी। ठीक है, तो आपको जब इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं, ठीक है, इंटरोगेटिव में चेंज जो करते हैं, अब इंटरोगेटिव को हम किस में चेंज कर रहे हैं भाई, इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में क्या था भाई, सब्जेक्ट आता है भाई, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब, फिर आपकी मेन वर्ब आती है। ये क्या स्ट्रक्चर होता है, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम किस में चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ये आपकी डायरेक्ट फॉर्म होती है, और विदाउट इन्वर्टेड फॉर्म वाली आपकी इनडायरेक्ट होती है। तो आप डायरेक्ट फॉर्म को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम किस में चेंज करें, इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो आपकी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आती है। ठीक है भाई, और आपको पता होना चाहिए, जब आपको ये वाली सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते थे, यानी इन्वर्टेड कॉमा वाली सेंटेंस आपका डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज नहीं करते, वही वर्ड आप एज इट इज कॉपी कर देते हो भाई। द टीचर आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड, व्हाट आएगा भाई, व्हाट आएगा, फिर आपको पता है पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि आपको व्हाट आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, नहीं तो मेन वर्ब आएगी। ठीक है भाई, चलिए आपको बताते हैं टोल्ड की, और टोल्ड क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेट होगा आस्क्ड करते हैं, और इंटरोगेटिव है व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन पूछते हैं इंटरोगेटिव में, तुम्हारा नाम क्या है। आगे देखिए, इसने बोला रमेश सेड टू मी माय बुक इज बेटर देन योर। अब
अब देखो आपका आस्क्ड नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, अब आप बता रहे हो कि मेरी बुक जो है तुम्हारे से बेहतर है, मेरी बुक जो है आपकी बुक से बेहतर है, इंटरोगेटिव नहीं है तो आपका आस्क्ड नहीं आएगा भाई। अब आपको पता लगा भाई यहाँ पर सेट टू है तो सेज नहीं आएगा भाई, जब सेट टू है तो सेट नहीं आएगा, तो आपका एक ही ऑप्शन बचा टू है। ठीक है, अगर आपको छोटी छोटी चीजें पता होगी तो आपको चीजें ऐसी ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट कर दो, इतना हाई फाई आपका एग्जाम नहीं आता है भाई। मैंने तो उसमें कुछ नहीं बताया, मैंने आपको बताया भाई सेट टू का सेट चेंज होएगा भाई, सेज नहीं रहेगा ना सेट टू रहेगा, चेंज आपका टू होएगा भाई। अब आपका आ जाएगा भाई, ये लिखा है द टीचर सेट, यदि सेट है तो सेट का सेट रहता है, सेट टू चेंज करते हैं, सेट को चेंज नहीं करते, सेट का टेंस नहीं होगा, आपका विल नहीं होगा। अब इन दोनों बचा है, आपको पता है अगर कभी भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको क्या दे दे, जनरल ट्रूथ दे दे, जनरल ट्रूथ, तो उसे हम कभी भी चेंज नहीं कर देते। ठीक है भाई, जैसे क्या है भाई, ऑनेस्टी क्या है भाई, बेस्ट पॉलिसी है, क्या है भाई, ईमानदारी सबसे बेस्ट चरित्र है, मतलब आप क्या है भाई, ऑनेस्टी ही सबसे चरित्र है बोलते हैं उसे, यानी पवित्र बोलते हैं, ईमानदार बोलते हैं। जैसे अब आपको देखा भाई कि सूरज जो आपका ईस्ट से निकलता है, तो ये भी जनरल ट्रूथ है, आप उसे चेंज नहीं करते, उसे वेस्ट से नहीं निकलवा सकते, नहीं साउथ से निकलवा सकते, वो भी जनरल ट्रूथ है। तो इसलिए भी होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, ये मेरे हिसाब से 3 से 4 एग्जाम में आ चुका है अभी, ये वाला है। ठीक है ना, ये कॉपी पेस्ट है बिल्कुल, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 9th वाले में भी आया था, ये आपका 11th में भी है, 3 से 4 बार आ चुका है, ये वाला इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट यानी होनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी है, तो सेट सेट रहेगा। अब आपका इफ नहीं होता, ठीक है, इसे हटा कर क्या आता है आपका दैट आएगा, तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो बेटा दैट आएगा, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आ जाएगा। आगे देखते हैं, अब इस नंबर अनुसार अशोक आस्क्ड फादर आई श्योर यू शैल नॉट गो देयर पिक्चर अगेन। अशोका ने कहा अपने फादर से कि मैं श्योर करती हूँ कि वह फोटो वहां फोटो लेने अब नहीं जाएगा। भाई सेट है, पहली बात तो सेट का सेट रहेगा भाई, या आपका अश्योर्ड हो जाएगा भाई, अश्योर्ड करा अश्योर्ड है, अश्योर्ड अश्योर्ड अश्योर्ड, क्योंकि उसमें क्या कर रहे हो आगे वाले सेंटेंस में आप क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो उसे कन्विंस कर रहे हो, तो कन्विंस करने की सेंस में हम क्या करते हैं अश्योर्ड पे यूज करते हैं। अब हिज फादर आ जाएगा, हिज फादर हिज फादर हिज फादर, ठीक है, तो आपको बताइए इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट आएगा, तो आपका दैट आया हुआ है। ठीक है, अब ये अश्योर किस में है भाई, आपका प्रेजेंट में है। ठीक है, प्रेजेंट अगर शैल दिया हुआ है, अब शैल का पास्ट क्या होता है, शुड होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि ये वाला सेंटेंस जिसमें भी होता है उसका एक पास्ट चला जाता है भाई। ठीक है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट चला जाएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट चला जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट जाएगा, अगर कितना होगा पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट परफेक्ट जाएगा। यानी इन्वर्टेड कॉमा वाली सेंटेंस एक पास्ट पीछे चला जाता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट जाएगा। अब आपने देखा सेल लगा हुआ है, तो सेल का मतलब क्या है भाई आपका, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, और फ्यूचर इंडेफिनिट जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, और आपका सेल का पास्ट क्या होता है, शुड होता है, यानी अब आपका ये शुड होगा, और आपका जो आई जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई, अशोक, और अशोक क्या है भाई, मैन है, और मैन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं भाई। अब आप देखो भाई ये सब में है, अब यहाँ पर विल नहीं आएगा क्योंकि आपका पास्ट जाएगा, अगर विल भी आएगा तो वुड आएगा, अगर शैल है तो शुड आएगा भाई, शैल नहीं आएगा आपका, अब ही वुड लिखा हुआ है देखो। ठीक, अब आप देखो इसमें बी, बी कहीं बी की भी कहीं भी फॉर्म नहीं है, तो इसलिए बी गोइंग भी नहीं आएगा। अब आपका ये बन जाएगा सिर्फ ए वाला करेक्ट हो जाएगा भाई, अशोका अश्योर्ड हिज फादर दैट ही वुड नॉट गो टू द पिक्चर अगेन, यानी वह पिक्चर वो लेने वहां नहीं जाएगा। अब आपको पता है ही के साथ क्या आता है भाई, विल आता है भाई, आपको पता होगा आई के साथ तो आपका क्या आता है भाई, आई के साथ आपका शैल आता है, बाकी के साथ विल आता है, यानी जब सब्जेक्ट आपका विल है, ही है, तो सब्जेक्ट विल आएगा, और विल भी कब आएगा, पास्ट आएगा तो वुड आएगा। ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं आएगा आपका भाई वुड वाला, क्योंकि गोइंग लिखा हुआ है। अब गोइंग आपका ये कौन सा भाई, आपकी ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूएशन नहीं है, ये कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट जाने के लिए किसमें पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट का सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो आपकी वुड विल की भी क्या जाएगी, सेकंड फॉर्म आ जाएगी भाई वुड। आगे देखिए इसने बोला है हैरी एक्सक्लेम विद जॉय दैट ही हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज, यानी हैरी क्या बहुत खुश है क्योंकि उसने क्या कर लिया, फर्स्ट प्राइज जीत लिया भाई। अब आपको पता है एक्सक्लेम मीन जो है, जॉय का मतलब क्या आ रहा है भाई, आपका खुशी की बात है, तो खुशी की बात है, अलाज जो होता है वो आपका दुख के जाता है भाई, हुर्रे हुर्रे आ जाएगा भाई। ठीक है, अब आपका टेंस नहीं आएगा, हम चेंज कब करते हैं, सैड को चेंज करते हैं ना कि टेंस को चेंज करते हैं, तो अब आपका हैंडी सैड आ जाएगा, हुरे हुरे आ जाएगा। अब आप बताइए ये किस में सेंटेंस है आपका, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है क्योंकि हेड दिया हुआ भाई,
यानी अब आपको पता है इनडायरेक्ट फॉर्म जो है आपकी, इनडायरेक्ट फॉर्म जो है पास्ट परफेक्ट है, तो डायरेक्ट फॉर्म कौन सी हुई होगी भाई आपकी भी? डायरेक्ट फॉर्म होगी आपकी पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना। यानी पास्ट इंडेफिनिट डायरेक्ट होगी तो उसका एक पास जो जाएगा वो कौन जाता है भाई? पास्ट परफेक्ट जाता है। यानी ये हेड हुआ है, हेड होन यानी पास्ट परफेक्ट हुआ है। यानी आपकी जो पहले स्ट्रक्चर होगा डायरेक्ट का, वो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट का होगा। तो इंडेफिनिट का होगा तो आपने देखा भाई पूरे आपकी पास्ट इंडेफ किस में जाएगा भाई? सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट जाएगा, या आपका प्रेजेंट होगा भाई? किसका होगा? प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट होगा भाई, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का आप इंडायरेक्ट में चेंज करोगे तो पास्ट परफेक्ट जाएगा। अब आप देखो भाई, ही जो किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है भाई? ही आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ होगा, और सब्जेक्ट क्या है? हैरी। और हैरी क्या है भाई? आई है। यानी आपका बी नहीं आएगा भाई। ठीक है, अब आपका ये क्या बचा? ये वाला तो वैसे तो इन दोनों में था, तो अब आप मुझे बताइए विन किस में जा रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है, तो आपका ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपका डी वाला बचा। ठीक है, आप जब इसे चेंज करोगे, ये किसमें भाई? प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट को जब आप इंडायरेक्ट में चेंज करोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। तो जब आप इसका पास्ट परफेक्ट चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? हेड आ जाएगा ना, हेड वोन हो जाएगा। क्लियर भाई? आगे देखते हैं। इसमें बोला है he said to me if you were present there you would be। ठीक, अब आप देखो सैड हुआ है, सॉरी ये ऊपर लिखा हुआ है, इसका इनडायरेक्ट चेंज करना। सॉरी ये वाला है, he told me that if I were present there I would win। ठीक, अब टोल्ड हुआ है। अब टोल्ड का मतलब क्या होगा? सैड टू होगा भाई, सैड टू इसमें है, इसमें आस्क्ड है। ठीक है, आपका सेज नहीं होगा ना ही आपका टेल्स होगा भाई। अब देखो आपका कौन सा हो सकता है भाई? यानी अब आपका ये सी और डी तो ऑप्शन नहीं है, अब ए और बी में से बचा आपका। ठीक है, अब आपका ये वाला बी वाला भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब आपका जो आई है, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई। ही, इफ आई वर प्रेजेंट देयर आई वुड बी। इफ यू वर, इफ यू वर प्रेजेंट देयर यू वुड बी। इफ आई वर प्रेजेंट देयर, इफ आई वर प्रेजेंट देयर आई वुड बी। इफ आई वर प्रेजेंट देयर आई वुड बी। ठीक है भाई, देखो भाई इसमें बताओ क्या आ रहा है आपका भाई? ठीक है भाई, तो अब आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए करेक्ट हो जाएगा भाई। आपका ऑप्शन जो है भाई ए वाला भी कहा आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है आई जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और सब्जेक्ट आपका ही है, तो इसलिए आपका ही क्या हो जाएगा भाई? आई हो जाएगा। आपका यू भी नहीं होगा, तो ये बन जाएगा ही आस्क्ड मी। सॉरी, आपका ये भी नहीं होगा भाई इसमें, तो आस्क का टोल्ड नहीं होगा भाई। ठीक है, आस्क्ड तो कब होता है भाई? जब आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना हो। जब अब आपके डायरेक्ट है तो डायरेक्ट में अब आस्क्ड नहीं कर सकते। जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तब क्या करते हैं? तब हम आस्क करते हैं। तो अब आपने देखे डायरेक्ट में आस्क्ड दिया, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब आपका जो ऑप्शन बचेगा वो ए वाला बचेगा। मैं आपको एक बार बिल्कुल दोबारा से बताता हूँ कि किसी बच्चे को कोई भी किसी प्रकार कंफ्यूजन ना हो। मैंने बताया अभी, अब आपको डायरेक्ट फॉर्म दी है, अब आपको इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है। तो अब आप देखो टोल्ड हुआ है, तो टोल्ड का मतलब क्या होगा भाई? सेड टू होगा भाई। कि आपको पता है टोल्ड हुआ आपका आस्क्ड होगा। आस्क्ड करते हैं या एच चूज करते हैं तब करते हैं जब आपका सेट टू दिया होता है। सेट को चेंज नहीं करते, सेट टू को चेंज करते हैं, तो ना तो आपका टेल्स होगा ना ही आपका सेज होगा। अब आस्क्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये आपकी डायरेक्ट फॉर्म है, और डायरेक्ट फॉर्म में हम आस्क्ड का यूज नहीं करते, इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपको बस सेट टू को चेंज करके क्या करोगा? आपने टोल्ड करा होगा, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। He asked me why I had struck him। तो अब आप देखो यहाँ पर आस्क्ड हुआ है, तो आस्क्ड का मतलब क्या है? डायरेक्ट फॉर्म में सेड टू होगा भाई, सेड टू होगा, तो इसलिए टोल्ड नहीं आएगा भाई आपका। आस्क्ड तो वैसे नहीं आएगा। अब सेड टू क्योंकि सेड टू को ही हम आस्क्ड में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। अब आप देखो, अब ये आपका किस में दिया? पास्ट परफेक्ट में गया है, पास्ट परफेक्ट में गया है। तो अब आपको पता है ये पास्ट परफेक्ट में गया है, तो जो इसके अंदर सेंटेंस होगा वो परफेक्ट में होगा भाई।
किसमें होगा? परफेक्ट में होगा। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या आपको पास, ये पास परफेक्ट में गया, यानी जो भी सेंटेंस होगा आपका प्रेजेंट में जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अगर पास इंडेफिनिट होगा तब पास परफेक्ट जाएगा, या आपका फ्यूचर परफेक्ट होगा तब पास परफेक्ट आएगा। तो अब आप देखो, या तो आपका परफेक्ट होगा किसमें, या तो प्रेजेंट में परफेक्ट होगा या आपका फ्यूचर में होगा। अगर फ्यूचर या प्रेजेंट परफेक्ट है तब पास परफेक्ट आता है, या आपका पास इंडेफिनिट जाओ। मैंने आपको बताया ये जो फॉर्म लिखी हुई आपकी इनडायरेक्ट फॉर्म में पास परफेक्ट तभी आ सकती है या तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। अगर इन दोनों में से नहीं है तो आपका पास परफेक्ट तब बन सकता है या आपका सेंटेंस पास इंडेफिनिट होगा। तो अब आपने देखा भाई, मैं वाज दिया होगा ये नहीं आएगा, यानी स्ट्रक्चर जो है आई हैड दिया हुआ, यानी पहले सब आपको हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब पास इंडेफिनिट में जाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं तो अब आपने देखा भाई, ना तो आपका वाज आएगा और ना ही आपका वर आएगा भाई। अब आपका डिड बचा है और आपका डिड ये वाला बचा है। व्हाई डिड यू स्ट्राइक हिम, ठीक है, व्हाई डिड यू स्ट्राइक मी, व्हाई डिड यू स्ट्राइक हिम और व्हाई डिड यू स्ट्राइक मी आ जाएगा। तो अब आपका पता है, अब आपका हिम जो है, हिम किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई? आपका हिम जो है वो आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई। और मी का ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई? आपका मी होगा, ना कि हिम होगा। तो मी आ जाएगा आपका। तो आपको कौन सा ऑप्शन बचा भाई? ठीक है भाई, देखते हैं एक बार क्या कन्फ्यूजन हुआ। मैंने बताया आपका भाई आस्क्ड जो हुआ है वो तो ना तो टोल्ड होगा ना ही आस्क्ड होगा, आपका सेड टू होगा भाई। अभी दोनों बचा है। अब आपको बताया यहाँ पर वाई आई हैड स्ट्रक हिम, तो यानी पास परफेक्ट गया है तो किसमें जाएगा भाई? पास इंडेफिनिट होगा तभी पास परफेक्ट जाएगा, या प्रेजेंट या फ्यूचर परफेक्ट हो तब पास परफेक्ट जाता है। तो अब आपने देखा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो आपका ये वाला यानी बी वाला ऑप्शन भी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको पता है जब आपके पास इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का तो हम किसका यूज करते हैं? डिड का यूज करते हैं, ना कि वर का। इसमें आपने देखा व्हाई डिड यू स्ट्राइक मी आ जाएगा। आगे देखिए, अब आपको क्या दिया इसमें, क्या दिया बाकी बाकी जो एग्जाम थे होते थे आपके एग्जाम में मिले इस्लाम में, उसमें पैराग्राफ आपको स्टार्टिंग में दे देते हैं, लेकिन किसी किसी एग्जाम में आपको पैराग्राफ बाद में दिया हुआ है। तो यानी एक एक आपको पैराग्राफ दिया होता है और उस पैराग्राफ के बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो इसमें लास्ट में दिया होता तो मैं आपको क्या करूंगा, ये क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा, इसका हिंदी अनुवाद बताऊंगा। आप सब लोग भी मेरे साथ क्या करना भाई, चीजों को समझ से चलना और क्वेश्चन के आंसर दे दे चलना। ठीक है भाई, ये लिखा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मार्क आउट द करेक्ट आंसर्स। ये लिखा द पॉलिटिकल सिस्टम ऑलवेज डोमिनेट द एंटायर सोशल सीन and hence those who wield political power are generally able to control all the different social सब सिस्टम। यानी ये बताया कि जिसके पास क्या होती है पॉलिटिकल पावर होती है वो क्या कर सकता है, वो हर चीज को कंट्रोल कर सकता है। ये लिखा कंट्रोल ऑल डिफरेंट सोशल सिस्टम, यानी ठीक है सोशल सिस्टम क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है जिसके पास पॉलिटिकल पावर होती है। एंड मैनिपुलेट देम टू देयर ओन एडवांटेज, और उन्हें क्या कर सकता है भाई, अपने अकॉर्डिंग उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकता है। आगे देखिए इसने बोला द सोशल ग्रुप्स इन अ पावर, जब सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं पावर में होते हैं, देयरफॉर हैव ऑलवेज मैनिपुलेटेड, वे ऑलवेज क्या होती है आपकी मैनिपुलेट हो चुकी होती है। द एजुकेशन सिस्टम स्पेशली दिस हैपन टू डिपेंड अपॉन द स्टेट फॉर देयर वेरी एग्जिस्टेंस, और जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस पर डिपेंड करता है, आपका स्टेट पर डिपेंड करता है। टू स्ट्रेंथन एंड परपेचुएट देयर ओन प्रिविलेज, और वो विशेष अधिकार के लिए क्या होता है उन पर, वो विशेष अधिकार यानी विशेष पोजीशन के लिए क्या होता है उन पर डिपेंड होता है। द सोशल ग्रुप्स इन पावर देयरफॉर हैव ऑलवेज मैनिपुलेटेड द एजुकेशन सिस्टम, जब सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं आपके पावर में होते हैं तो एजुकेशन सिस्टम क्या करते हैं आपके मैनिपुलेट करते हैं। स्पेशली व्हेन दिस हैपन टू डिपेंड अपॉन द स्टेट, और स्पेशली यानी खास तौर पर जब ये किस पर डिपेंड करते हैं आपके स्टेट पर डिपेंड करते हैं। इसमें बड़ा फॉर देयर वेरी एग्जिस्टेंस टू स्ट्रेंथन एंड परपेचुएट देयर ओन प्रिविलेज पोजीशन, और वो अपने एग्जिस्टेंस में आने के लिए अपने क्या करते हैं एक विशेष उपाधि क्या करते हैं आपके लिए ओन करते हैं, यानी उसके मालिक होते हैं। बट राइम लाइज अ कॉन्ट्रडिक्शन फॉर द वेरी रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फिश, ठीक है, फॉर द वेरी रियलाइजेशन ऑफ द सर्विस एंड, और वो क्या करते हैं वो अपने सेल्फिश के लिए क्या करते हैं, इसके लिए यानी सारी चीजें जो करते हैं वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए करते हैं। तो सोशल ग्रुप्स इन पावर आर कंपेल्ड टू एक्सटेंड द बेनिफिट्स, और सोशल ग्रुप जब पावर में होती है तो प्रेशर किससे बनाती है भाई, अपने बेनिफिट के लिए प्रेशर बनाती है भाई एजुकेशनल सिस्टम पर, टू द अंडर प्रिविलेज, यानी जो और
क्या बनाती है भाई, जो आपकी सोशल पावर जो प्रेशर बनाती है अपने बेनिफिट के लिए, इसके कारण क्या होता है, आपका एजुकेशन सिस्टम को क्या मिलता है, आपका विशेष अधिकार नहीं मिल पाता। द इनएविटेबल टास्क इज जनरली परफॉर्म विद 3 प्रिकॉशंस अबाउंडेडली टेकन केयर ऑफ। ठीक है ना, टेक केयर ऑफ। फिर आपको ये ऑप्शन दिए हैं भाई, इसमें बोला द प्रिविलेजेस ग्रुप कंटिन्यू टू बी प्रिंसिपल बेनिफिशियर ऑफ द आयन और द हार्ड को एजुकेशनल सिस्टम, डोमिनेट द हायर stages of education, educator of prestigious and quality institutions or the most useful of courses so as to safeguard their dominant position of the leadership in all walks of life। यानी जो आपके प्रिविलेजेस ग्रुप होते हैं वे क्या कंट्री करते हैं, वे आपको ये सिद्धांत रखते हैं कि उन्हें क्या बेनिफिट होना चाहिए कि वो आपको किसी भी स्थिति में जाए उनको क्या मिले, उनको तो लीडरशिप मिलनी चाहिए, लीडरशिप की उन्हें पोजीशन चाहिए, और उन्हें क्या सेफ गार्ड चाहिए, यानी अपनी लाइफ के लिए सेफ्टी चाहिए, और बॉक्स ऑफ लाइफ यानी अपनी लाइफ के लिए उन्हें सेफ गार्ड चाहिए भी, लीडरशिप चाहिए, और एक लीडरशिप की है पोजीशन चाहिए जो उनके लिए क्या हो काफी हेल्पफुल होती है। द सिस्टम इज सो ऑपरेटेड, यानी सिस्टम क्या है आपका काफी ऑपरेटेड है, दैट अंडर प्रिविलेज ग्रुप ऑफ कैन यूटिलाइज इट ओनली मार्जिनल इन रियल टर्म्स एंड द बल्क। द सिस्टम इज सो ऑपरेटेड दैट अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स कांट यूटिलाइज। जो आपके जो सिस्टम होता है वो किसके अंदर होता है, अंडर प्रिविलेज के अंदर होता है, यानी जिसे विशेष अधिकार नहीं मिला होता है, तो उसका हम क्या करते हैं भाई, कैन यूटिलाइज इट ओनली मार्जिनल, हम उसका यूटिलाइज यानी उपयोग जो करते हैं बहुत ही कम, मार्जिनल कम समय पर उसका यूज कर पाते हैं हमें, एंड द बल्क ऑफ देम बिकम ईदर ड्रॉप आउट और पुश आउट, और हम उसमें तो ज्यादातर क्या करते हैं या तो उसे ड्रॉप कर देते हैं या उसे हम आगे खिसका देते हैं, एंड रिकनसाइल टू देयर ओन इंफीरियर स्टेटस इन सोसाइटी। उसकी जगह अपने वो अपने स्टेटस के लिए इंफीरियर, अपना जो हमारा क्या होता है इंफीरियर इंटरेस्ट होता है, यानी अपना इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट होता है उसके लिए हम क्या कर देते हैं, उसे पुश कर देते हैं सोसाइटी में। द फ्यू फ्रॉम द वीकर सेक्शंस दैट सर्वाइव एंड सक्सीड इन स्पाइट ऑफ ऑल हैंडीकैप्स, द फ्यू फ्रॉम द वीकर, और जो उनमें से क्या होते हैं बहुत वीकर यानी कमजोर होते हैं, दैट सर्वाइव जो सर्वाइव कर पाते हैं, और क्या होता है भाई सफल हो जाते हैं इन स्पाइट ऑफ हैंडीकैप। किसके भाई, हैंडीकैप के अलावा वो क्या होता है भाई, हैंडीकैप होने के अलावा वो तो वीकर होते हैं और वे सर्वाइव कर पाते हैं, आर जनरली ऑपरेट विद इन द सिस्टम इन प्रिवेंट डिससैटिस्फैक्शन। डिससैटिस्फैक्शन के बावजूद भी ये क्या कर पाते हैं भाई, आपका सर्वाइव कर पाते हैं। बट एजुकेशन इज एसेंशियल, लेकिन क्या है भाई आपकी पढ़ाई क्या है भाई, पढ़ाई बहुत जरूरी है भाई, एजुकेशन इज एसेंशियल। A liberating force so that as time passes, some underprivileged groups to manage to become aware of reality। और जो क्या होता है भाई, लिबरेट फोर्स के कारण क्या होता है, एज टाइम अंडरप्रिविलेज जो आगे होते हैं विशेष अधिकार वाले ग्रुप नहीं होते हैं, वो क्या मैनेज करते हैं आपके, वो मैनेज करते हैं आपके, और अवेयर रहते हैं आपकी रियलिटी से। यानी जो वर्तमान में स्थिति चल रही है, अंडर प्रिविलेज वाले ग्रुप जो होते हैं उनमें क्या होता है, वो आपके अवेयर होते हैं रियलिटी से भी। देखो भी इसमें द नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्सन, यानी क्या भाई आपके बहुत सारे नंबर क्या है, आपके काफी एजुकेटेड पर्सन है, सून आपके जल्दी हो जाएंगे, बिकम टू लास्ट टू बी फुली ऑपरेटेड, और वो क्या है आपके बहुत ज्यादा ही क्या हो जाएंगे, मैं आपके एजुकेशन सिस्टम हो जाएंगे आपका फुल हो जाएगा, एंड मे बी एबल टू इंडिविजुअल अमंग देम स्ट्राइव टू ऑर्गेनाइज, और वे इस काबिल हो जाएंगे कि वे इंडिविजुअल क्या चला आपके ऑर्गेनाइजेशन को चला सके, एंड लिबरेट द वीक एंड अंडर प्रिविलेज, और किसे लिबरेट कर सके, आपके जो वीक पर्सन होते हैं और जिन्हें विशेष अधिकार नहीं होता है उन्हें भी क्या कर सके, लिबरेट आजाद कर सके। द रिजल्टेंट अवेयरनेस ऑफ द पीपल, और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, अवेयरनेस पीपल में कंबाइंड विद सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन नेसेसरी लीड टू एडजस्टमेंट इन द सोशल स्ट्रक्चर, और वो क्या है यानी वो क्या करता है आपके लोगों में अवेयरनेस फैलेगा, और जो चीजें आपकी आवश्यकता होगी उनको क्या करेगा, एडजस्टमेंट किया जाएगा आपके सोशल स्ट्रक्चर में, एंड टू एन इंक्रीज इन वर्टिकल मोबिलिटी, और क्या इंक्रीज किया जाएगा, आपकी वर्टिकल मोबिलिटी को इंक्रीज किया जाएगा, सो दैट न्यू ग्रुप्स बिगिन टू शेयर पावर, और जो आपके नए ग्रुप जो बनेंगे वो क्या कर सकेंगे भाई, अपने पावर को शेयर यानी साझा कर सकेंगे भाई। काफी बड़ा पैराग्राफ दिया है, नॉर्मली इतना बड़ा आता नहीं है, फिर भी किसी किसी एग्जाम में मेरे हिसाब से ये 9th में नहीं आया था, आपका 11th में भी आपका 2020 में ही आया इतना बड़ा, बाकी नॉर्मल इतना आता नहीं है। इवेंचुअली अदर सोशल चेंजेस आल्सो फॉलो एंड द ट्रेडिशनल इनएगैलिटेरियन एंड हायरार्कियल सोशल स्ट्रक्चर, और जो आपकी इवेंचुअली अदर सोशल चेंज में होगा वो आप क्या करते हैं हायरार्कियल
सोशल स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, टेंड करते हैं, रिप्लेस बाय अनदर हायर, वो जो आपके हायर के सोशल स्ट्रक्चर होता है उसे वो रिप्लेस कर देते हैं। अनदर विच इज मोर मॉडर्न, किससे करते हैं, जो आपका ज्यादा क्या ज्यादा आधुनिक स्ट्रक्चर होता है। लेस हायरार्कियल एंड मोर एगलिटेरियन, द एजुकेशनल सिस्टम देयरफॉर इज नेवर पॉलिटिकल न्यूट्रल। और जो आपका एजुकेशनल सिस्टम होता है वो आपका क्या होता है भाई, नेवर पॉलिटिकल न्यूट्रल, यानी आपको जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो कभी भी उसमें क्या नहीं होता भाई, आपका पॉलिटिकल न्यूट्रल नहीं होता भाई। यानी एजुकेशन का जो एरिया होता है वहां पर पॉलिटिकल क्या होता है, आपका न्यूट्रल नहीं होता भाई। एंड इट ऑलवेज परफॉर्म, और वो क्या हमेशा परफॉर्म करते हैं भाई। दे थ्री फंक्शन सिमुलटेनियसली विजिट हेल्प द प्रिविलेज, और तीन फंक्शन क्या है भाई, लगातार क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, प्रिविलेज में, यानी विशेष अधिकार देने में, किसे भाई, ओन स्टूडेंट सोसाइटी। यानी जो आपके तीन फंक्शन जो होते हैं वो किसमें मदद करते हैं, आपको अपना स्टेटस देने में, सोसाइटी में क्या करते हैं, आपका विशेष अधिकार देते हैं। एंड आंसर टेंस टू लिबरेट टू ऑपरेस्ट, ठीक है। फिर बार विच ऑफ दिस फंक्शन, और आपको जो तीन फंक्शन बताइए इनमें से आपके तीन फंक्शन जो है सेल्फ डोमिनेट, और आप क्या करेंगे, डोमिनेट कर सकते हैं, एंड टुवर्ड एक्सटेंड, और आप उसे बढ़ा सकते हैं। डिपेंड्स मोस्टली ऑन वन क्रूशियल फैक्टर, और जो किस पर डिपेंड करते हैं, क्रूशियल फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। विच बिकॉज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी, और जो आपकी क्वालिटी होगी और जो आपकी क्वांटिटी है ऑफ द किसकी, पॉलिटिकल एजुकेशन की, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है आपकी इसकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की जो है वो क्या करते हैं, विच सिस्टम प्रोवाइड, जो आप क्या करते हैं, सिस्टम प्रोवाइड करती है, और अपॉन इट पॉलिटिकल कंटेंट। द डेवलपमेंट इन इंडियन सोसाइटी पॉलिटिकल एंड एजुकेशन ड्यूरिंग द पास्ट 175 ईयर्स, यानी जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है इंडियन सोसाइटी में किसका, चाहे वो पॉलिटिकल मूव चाहे आपका एजुकेशन मूव, कब से भाई, आपका पास 175 ईयर्स है, यानी पिछले 175 साल में आपका जो भी डेवलपमेंट हो, चाहे वो इंडियन सोसाइटी में बात करो, चाहे पॉलिटिकल मूव चाहे आपका एजुकेशन मूव, शुड बी व्यूड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ हिज ब्रॉड फिलोसफी, ठीक है। वो सब क्या होंगे, इसके अगेंस्ट होंगे जो भी क्या है, बैकग्राउंड की आपकी फिलोसफी है, ठीक है। यानी जो आपकी इंडियन सोसाइटी पॉलिटी और एजुकेशन जो है सब इसके खिलाफ है, जो भी इसकी है आपकी इंडियन पॉलिटी, इंडियन सोसाइटी पॉलिटी और एजुकेशन, इन सब के क्या बैकग्राउंड के हम फिलोसफी के खिलाफ है। फ्रॉम वेरी एंशिएंट टाइम्स, यानी प्राचीन समय से, एंशिएंट का मतलब प्राचीन समय से, द इंडियन सोसाइटी हैज ऑलवेज बीन इलिटिस्ट एंड पावर, जो आपकी इंडियन सोसाइटी है वो हमेशा से क्या रही है, आपकी इलिटिस्ट रही है और आपकी पावर में रही है, और वेल्थ का मतलब अमीर रही है। एजुकेशन वेयर मोस्टली कन्फाइंड टू द अपर कैपेसिटी टू एडजस्ट और टू अब्सॉर्ब एंड फॉर द वेरी रीजन, और जो आपकी एजुकेशन सिस्टम जो रहा है ज्यादातर किसे कन्फाइन करा, आपके ऊपर के जो लोग है टू एडजस्ट, और किसके साथ एब्जॉर्ब करा, यानी मेल भाव जो बिठाया आपके किसी कारण के साथ बिठाया। इट इज एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू एनी रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, द सोशल सिस्टम कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑलमोस्ट अनचेंज, जो सोशल सिस्टम है आपका वो लगभग क्या है भाई, लगभग ऐसा है कि आप उसे चेंज नहीं कर सकते जो आपका वर्तमान में है। टिल द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कब से, जब से आपका ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था भाई, तो बिगन टू ले फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन, और कब से स्टार्ट हुआ था भाई, आपका जो फाउंडेशन है जो मॉडर्न सिस्टम का आपका क्या है भाई, एजुकेशन, यानी मॉडर्न सिस्टम जो है किसका भाई, आपका एजुकेशन सिस्टम का, वो कब से स्टार्ट हुआ था भाई, आपका ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब आपने देखा हमने क्या कर लिया, पैराग्राफ पढ़ लिया अभी, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने वीडियो को पोज कर अपने अपने भी अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करा होगा भाई। तो अब आपने देखा इस सेंटेंस में जो बताया गया है वो इंडिया के क्या बताया गया भाई, आपको एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो अब आपके क्वेश्चन आएंगे, इस क्वेश्चन की हम क्या करेंगे, आंसर देने की कोशिश करेंगे। द इंडियन सोसाइटी हैज ऑलवेज, यानी इंडियन सोसाइटी के पास ऑलवेज क्या था भाई, इनसाइड टू द नीड्स ऑफ एलिट ग्रुप, यानी आप क्या था भाई, उसके बाद एलिट ग्रुप थे भाई, ग्रुप ये भी नहीं थे। लेस हायर की थी, नहीं ज्यादा हायर की थी भाई। पॉलिटिकल नेक्स्ट न्यूट्रल, अब आपने देखा आप पॉलिटिकल न्यूट्रल, यानी वहां पॉलिटिकल न्यूट्रल नहीं था भाई। मैं आपको दिखा दूंगा, ऐसे नहीं कि मैंने आपको भी रट के बता दिया, जो चीज मैंने बताई है वो आपको बता दूं। देखो क्या लिखा होता है आपका, ये हायरार्की टेंड्स टू रिप्लेस, आपका नेवर पॉलिटिकल न्यूट्रल, और आपका पॉलिटिकल क्या रहा है, कभी भी आपका न्यूट्रल नहीं रहा है, ठीक है। तो पॉलिटिकल भी आपका क्या है, न्यूट्रल नहीं रहा है, तो यानी इसमें तो कौन सा हो जाएगा, आपका डी आ जाएगा। यानी आपके इंडियन सोसाइटी के पास ऑलवेज क्या, ना तो आपकी
एलिसिड ग्रुप से, ना ही कम हायरार्की थी और ना ही पॉलिटिकल न्यूट्रल था भाई। तो आपका नन ऑफ दीज आ जाएगा भाई। आगे देखते हैं वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दोज हु कंट्रोल पॉलिटिकल पावर, यानी पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करके कौन सा आपका कैरेक्टर है। टू ट्राई स्टेब्लिश न्यू जस्ट सोशल ऑर्डर, ये भी नहीं है आपका, कि उन्होंने क्या करा सोशल ऑर्डर को क्या करा स्टेब्लिश करा जस्ट, अभी भी नहीं है, तो नहीं था। दे ट्राई टू कंट्रोल ऑल द डिफरेंट सोशल सब सिस्टम, तो आपका भी वाला हो जाएगा कि वो क्या कंट्रोल करना चाहते थे भाई, कि आपके वो सारे सब सिस्टम जो थे उन्हें कंट्रोल करना चाहते थे। देखते हैं हमें इसका भी, ठीक है भाई। आपको तो देखो ये लिखा है ना, कंट्रोल ऑल द सब डिफरेंट सोशल सब आ जाएगा, ये सब सिस्टम, यानी वे क्या करना चाहते हैं भाई, जो आपके सब सोशल सिस्टम थे उन्हें सबको क्या करना चाहते भाई, आप कंट्रोल करना चाहते थे। वही लिखा हुआ भाई कि कंट्रोल क्या करना चाहते थे, कि कंट्रोल और द डिफरेंट सोशल सब सिस्टम आ जाएगा, यानी बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं बनाया, द सोशल ग्रुप्स इन पावर हैव मैनिपुलेटेड द एजुकेशन सिस्टम, यानी जब आपके सोशल पावर ग्रुप जो थे किस में थे, पावर में थे, तो कैसे मैनिपुलेट कर देते आपके एजुकेशन। दे वांटेड टू प्रेजेंट स्पेशल स्टेटस, नहीं, दे वांटेड टू गिव बेनिफिट, यानी मैक्सिमम बेनिफिट नहीं देना चाहते थे भाई आपके। दे वांट टू इंट्रोड्यूस सोशल चेंज थ्रू द एजुकेशन सिस्टम, तो आपका ये सी वाला करेक्ट हो जाएगा भाई। आपका ये यानी स्पेशल स्टेटस भी नहीं चाहते थे, यानी वे क्या चाहते थे, दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस सोशल चेंजेस, यानी जो आपके सोशल ग्रुप थे वो क्या कहते थे, आपके सोशल चेंजेस चाहते थे थ्रू एजुकेशन सिस्टम, यानी एजुकेशन सिस्टम के द्वारा वे क्या चाहते थे भाई, सोशल चेंजेस को चाहते थे। क्लियर में, आगे देखते हैं। द इंडियन सोशल सिस्टम इज रेसिस्टेंस टू द मेजर चेंजेस, मेजर चेंजेस इट इज बेसिकली इलिसिट, नहीं। अब आपके आ जाएगा डी वाला, ठीक है, इट आ जाएगा भाई, ठीक है ना। इट कैन आल्सो अब्सॉर्ब सोशल चेंजेस, यानी वो क्या कर लेते भाई, अब्सॉर्ब कर लेते सोशल चेंजेस को विदाउट चेंजिंग इट्स बेसिक फ्रेम स्ट्रक्चर, यानी उसके बेसिक जो फ्रेम स्ट्रक्चर है उसे वो चेंज करना ही चाहती थी, और अब्सॉर्ब कैसे कर रहे थे, सोशल चेंजेस को अब्सॉर्ब करना चाहते थे। तो यानी यहाँ पे डी वाला हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है, इसने बोला है व्हाई डू द मेजॉरिटी ऑफ द अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स बिकम ड्रॉप आउट, यानी जो आपके मेजर जो थे अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स के थे वो आपके बिकम ड्रॉप आउट कैसे बन गए। दे कॉन्स्टेंटली सफर फ्रॉम द फीलिंग ऑफ इन्फेरियोरिटी, नहीं भाई, इन्फेरियोरिटी फीलिंग से क्या कर रहे थे, आपके सफर थोड़ी कर रहे थे। दे डू नॉट पोजेस द रिक्वायर्ड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टू सर्वाइव द एजुकेशन सिस्टम, ये भी नहीं है भाई आपका। द सिस्टम इज सो मैनिपुलेटेड दैट दे कैन नॉट यूटिलाइज इट मैनुअली, क्या लिखा भाई, द सिस्टम इज सो मैनिपुलेटेड दैट दे कैन नॉट यूटिलाइज इट मीनिंगफुली, तो आपका ये सी वाला हो जाएगा, आपका ये डी वाला भी नहीं होगा। यानी क्या जाल सिस्टम जो था वो क्या मैनिपुलेट करना चाहता, कैन नॉट यूटिलाइज इट मीनिंगफुली, यानी अब आपने क्या करा, यानी आपका सिस्टम जो था इतना मैनिपुलेट था कि अब आप उसे क्या नहीं कर सकते, आप उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते थे। तो अब आपका अंडर प्रिविलेज किया था कि आप उसे क्या नहीं कर सकते, मैनिपुलेट कर उसे चेंज यूटिलाइज नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। अब आपके जितने भी आपके 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इंग्लिश की, मैंने आपको सबकी प्रैक्टिस करवा दी। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिगार्डिंग तो कमेंट करके पूछ सकता है, हमसे नेक्स्ट वीडियो में क्या करें कंसिडर कर लेंगे। और एक और बात, अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हो या कहीं से आपने पढ़ा हो फिर भी कोई डाउट हो, आप उसे सोल्व नहीं कर पा रहे हो इंग्लिश से रिगार्डिंग, तो वो क्या करता है, हमारे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी गई है, आप वहां पर क्वेश्चन को डाउट को भेज सकते हो, हम उसे क्या उसकी वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इतने ही उत्सव के साथ, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।